Hello, my dear students. Now, today I have bring another topic for you, that is computer ethics. Before starting computer ethics, we should know that what is ethics, what is important of ethics, what does ethics really means. सो एथिक्स का अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो ये कहलाता है आचार विचार। और हमने समाज में हर किसी को देखते सुना है कि लोग कहते हैं कि यार इसके आचार विचार अच्छे नहीं है, इसके आचार विचार बहुत अच्छे हैं। सो यही एक वे में है कि वॉट एवर द एक्टिविटी वी आर डूइंग, ऑन द बेसिस ऑफ दैट the society are deciding whether they following his act according to the ethics or not. So ethics deals with placing a value on act according to whether they are good or bad. Every society has its rules about whether certain acts are ethical or not. हर सोसाइटी का, हर स्टेट का, हर कंट्री का, हर गवर्नमेंट के अपने नियम कायदे होते हैं जिसके बेसिस पे वो ये निर्णय लेते हैं कि किसी भी आदमी या किसी भी इंसान द्वारा किया गया काम वो सोसाइटी के लिए एथिकल है या नहीं है। सो वी कैन से दैट एथिक्स आर अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस दैट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल लीड देयर लाइफ। अगर प्रॉपर एथिक्स के अकॉर्डिंग अगर चला जाए जीवन में तो ही जीवन एक अच्छे से चला जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि एथिक्स कार्य व्यवहार में अपनाई जाने वाली रीति नीतियों का संग्रह है। किसका संग्रह? रीति नीतियों का संग्रह। आगे बढ़ते हैं। Yes, my dear students, now I will tell you about computer ethics. Computer ethics are a set of moral standards that govern the use of computers. ये वो मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हम कहें कंप्यूटर को किस किस तरीके से यूज करना चाहिए। इट इज सोसाइटी व्यू अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सोसाइटीज ने कंप्यूटर्स के जो भी व्यू निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना चाहिए उसका नहीं, कुछ कंसर्न्स बनाए गए हैं। कंप्यूटर एथिक्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, कॉमन इश्यूज हैं जो कि वॉयलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। तो उन 3 इश्यूज के बारे में बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। पहला इश्यू है हमारे पास है वो है प्राइवेसी कंसर्न, दैट इज एकांत। प्राइवेसी मतलब एकांत, लोगों की एकांत जो है वो किसी भी तरह से आजकल कंप्यूटर में वॉयलेटेड हो चुकी है। लोगों का पर्सनल चीज पर्सनल नहीं रहा, प्राइवेसी प्राइवेसी नहीं रही। सेकंड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अभी आपको क्या है। दूसरा है इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, समाज पर प्रभाव। ये 3 वो इश्यूज हैं जो एक कंप्यूटर एथिक्स से रिलेटेड है। इन इश्यूज के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, प्राइवेसी कंसर्न का जो फर्स्ट पैरामीटर है जिसके बारे में पढ़ना है हमें, जो कि एक इशू बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, दैट इज हैकिंग। हैकिंग क्या है? एक तरह से बहुत मेजर इशू सोसाइटी के लिए, हर तरह से समाज के लिए, किसी भी देश के लिए एक बड़ा हैक्टिक प्रॉब्लम बन के आ रहा है हैकिंग। सो हैकिंग क्या है? इट इज अनलॉफुल इंट्रूशन इनटू अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क। गैर कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से किसी के कंप्यूटर में, किसी के नेटवर्क में घुसना। अ हैकर कैन इंट्रूड through the security level of a computer system or network and can acquire unauthorized access to other computers. हैकर्स जो होते हैं जो कि किसी के भी सिक्योरिटी लेवल को तोड़ करके उसके अंदर ना केवल घुसते हैं बल्कि उनकी कुछ ऐसी चीज़ों को चुरा ले जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत हानिकारक हो जाता है इंसान के लिए। अगर इसका हम देखें बेसिकली मीनिंग क्या है हिंदी में,
बिना अनुमति के एक कंप्यूटर में संचित सूचना को दूसरे कंप्यूटर द्वारा चोरी करना हैकिंग कहलाता है। सो ये बेसिकली क्या है, हैकिंग है। प्राइवेसी कंसर्न का दूसरा पैरामीटर जो एक बड़ा इशू है वो है मेलवेयर। मेलवेयर क्या है, जो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। मेलवेयर इसका काम होता है कि इट मीन्स दैट मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको क्रिएट किया गया है टू इम्पेयर अ कंप्यूटर सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर को उस इंटेंशन से बनाया जाता है कि किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम के वर्किंग को, कंप्यूटर सिस्टम के पूरे प्रोग्रामिंग को, कंप्यूटर सिस्टम को किस तरीके से वॉयलेट किया जा सके। कुछ कॉमन मेलवेयर्स हैं हमारे जो हमें बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं, जो जिसके लिए हम हमेशा परेशान रहते हैं, वो है वायरसेस, जिसे हम कहते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कोई पेन ड्राइव लगाई तो वायरस, इंटरनेट चलाए तो वायरस, हर तरीके से वायरस से परेशान है, बिकॉज लॉट ऑफ अदर पार्टीज आर वर्किंग ऑन वायरसेस टू क्रिएट अ वायरसेस। स्पाईवेयर, जासूस बैठे हुए हैं किसी तरीके से इंटरनेट पे हमारी चीज़ों को चुराने के लिए, ये बहुत बड़ा इशू है। वॉर्म्स, ये भी एक ऐसी प्रजाति है जो कि सिस्टम में एंटर तो होती है और उसके बाद धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ाकर एक साथ पूरे सिस्टम को डैमेज कर देती है। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स अनसॉलिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि घुसते तो बहुत अच्छे तरीके से हैं, जिसे हम अच्छा समझ के घुसा तो लेते हैं, लेकिन जब ये किसी न तरह घुसने के बाद हमारी सारी काम की चीज़ों को इकट्ठा करके पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते हैं। कुल मिलाकर के इनका काम ये होता है कि किसी भी तरीके से कंप्यूटर को डैमेज करना, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को चुराना, कंप्यूटर की फाइल्स को डिलीट करना, रेप्लिकेट करना, और मेलवेयर। हिंदी में इसका क्या है, कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क की कार्य प्रणाली को खराब करने के लिए तैयार अवांछित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे वायरस मेलवेयर कहलाते हैं। तो ये क्या है, मेलवेयर। थर्ड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर प्राइवेसी कंसर्न में है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन को इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी और डाटा प्राइवेसी। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग डाटा which intend to influence a balance between individual privacy right while still authorized data to be sent for business purpose। आजकल हमारी एक तरह से मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताना चाहूँगा कि कई बार हमारी मजबूरी होती है कि कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना या कुछ ऐसी जगह रजिस्ट्रेशन करना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर देते हैं कुछ बिजनेस पर्पस के लिए, कोई प्रोफेशनल पर्पस के लिए हमारी इंफॉर्मेशन सेंड कर देते हैं, बट नो वन नोज कि वो डाटा हमारा प्राइवेसी के अंडर है या नहीं, हमारा डाटा प्रोटेक्टेड है या नहीं है। So major concern issue is the data protection. We cannot claim that whatever the data we have sent on the internet is particularly under protection, under safeguard. So this is the major concern, data protection. चौथा कंसर्न प्राइवेसी के अंदर आता है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी को हम एक तरह से कहते हैं गुमनामी, गोपनीयता। आजकल हम ये देखेंगे, इसको मैं आपको पहले डिफाइन करता हूँ। एनोनिमिटी क्या होता है, इट इज अ वे ऑफ कीपिंग यूजर्स आइडेंटिटी मास्क्ड थ्रू वेरियस एप्लीकेशन। वी डोंट नो डैट कि जिससे हम अपनी बात कर रहे हैं वो उसने अपनी सही आइडेंटिटी आपको बताई है नहीं बताई है, क्या उसने अपनी को आइडेंटिटी के पीछे कोई पर्दा तो नहीं लगा रखा। So this is a major concern on the part of when you're working on internet, the third party or other party is a particular identity which is shown by them is original or not.
बिकॉज इतनी ज़्यादा आजकल मतलब कह सकते हैं कि गोपनीयता के फॉर्म में काम होने लग गया है कि अपनी आइडेंटिटी को मास्क करके काम करना शुरू कर दिया है। तो सेफ्टी हमारे। नाउ नेक्स्ट इशू हमारे पास था, वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर जो पहली कैटेगरी आती है वो होता है कॉपीराइट। सभी ने वर्ड सुना होगा कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है पहले मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी that gives proprietary publication, distribution and uses rights for the author. This means that whatever idea the author created cannot be employed or disseminated by anyone else without the permission of the author. हिंदी में अनुवाद देखें इसका, किसी पुस्तक या कोई गाना, कंप्यूटर प्रोग्राम आदि को छापने, प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी बनाने या प्रसारित करने आदि का कानूनी अधिकार जो केवल उस रचना के रचयिता को प्राप्त होता है उसी को हम कॉपीराइट कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कोई पुस्तक लिखता है, कोई गाना बनाता है, लिरिक्स तैयार करता है या कोई कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करता है, तो उस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को यूज करना या आगे कहीं उस गाने को छापना या उसकी कॉपी बनाना या उसको कहीं टीवी पे ब्रॉडकास्ट पे प्रसारित करना, इसका पूरा का पूरा कानूनी अधिकार किसके पास होता है? जिसने इसे बनाया है, रचयिता के पास होता है। एंड दिस इज कॉपीराइट। तो कॉपीराइट्स क्या है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉपीराइट के एग्जैक्टली मीन्स क्या। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में दूसरा कंसर्न है वो है प्लेगरिज्म। क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ कॉपिंग and publishing another person's work without proper citation. It's like stealing someone else's work and releasing it as your own work. किसी के विचारों, शब्दों या कृति को अपना बताकर प्रयोग करने की क्रिया, इस प्रकार के चोरी किए गए विचारों को ही हम प्लेगरिज्म कहते हैं। आज के इस देश की स्वाभाविकता बन चुकी है कि लोग किसी भी आदमी की पूरे साल भर की मेहनत, पूरे साल भर की रिसर्च को 2 सेकंड में अपना बनाना चाहते हैं। कैसे? चुरा करके। तो किसी की मेहनत से करे हुए काम को, कंसेप्ट को कॉपी करना और उसके बाद उसको पब्लिश करना अपने नाम से, दिस इज अ प्लेगरिज्म। सो we are using if any content from the internet, then in that case we should give the credit to that one. That is what it deserves. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो तीसरा कंसर्न है वो है हमारे पास क्रैकिंग। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा था, हैकिंग की बात करी थी, अब क्रैकिंग की बात होगी। इन दोनों में ही बहुत अंतर भी है, वो अंतर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। क्रैकिंग क्या है? इट इज अ वे ऑफ ब्रेकिंग इनटू अ सिस्टम बाय गेटिंग पास्ट द सिक्योरिटी फीचर ऑफ द सिस्टम। इट इज अ वे ऑफ skipping the registration and authentication step for when installing a software. क्रैकिंग को एक तरह से मैं बताऊं मैं आपको कि ये वो लोग करते हैं जो बिना अनुमति के दूसरों के कंप्यूटर के जरिए उसके सर्वर तक पहुंचकर उसमें संग्रहित सूचनाओं में फेरबदल कर देते हैं। इस तरह के काम करने वालों को हम क्रैकर्स कहते हैं। हमारे इंडिया में 2 परिभाषा दी गई है हैकिंग और क्रैकिंग, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट। जो व्हाइट हैट होते हैं उन्हें हैकर्स की कैटेगरी में ले लिया जाता है, जो बेसिकली ब्लैक हैट होते हैं वो एक क्रैकर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। दोनों का काम एक ही होता है कि दे एंटर इनटू द सिस्टम विदाउट द परमिशन ऑफ द अदर पार्टी। लेकिन अंतर केवल ये है
कि एक भलाई के लिए करते हैं और एक भलाई के लिए नहीं करते। द क्रैकर्स आर बेसिकली इंक्लूडेड इन द टोटली क्रिमिनल एक्टिविटीज। तभी तो हमने देखा है कि इन आफ्टर इन कंप्यूटर कोर्सेज एक कोर्स का नाम दिया गया वो एथिकल हैकिंग। स्टूडेंट को लीगली कोर्स कराया जाता है और आगे इंडिया को भी ऐसे साइबर सेल के अंदर ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत है जो कि एथिकल हैकिंग के एक्सपर्ट हैं। बट कहीं भी आपको क्रैकिंग का लीगल कोर्स नहीं कराया जाता बिकॉज इट इज टोटली इलीगल। तो जहाँ एथिकल लग जाता है तो एक तरीके से वहाँ सिस्टम को क्रैक करने का तरीका सिखाया जाता है। सो क्रैकर्स आर दोज जो किसी भी सर्वर में बिना किसी अनुमति के घुसते हैं और सारी सूचनाओं में हेर फेर करके सिस्टम सर्वर को क्रैश करके चले जाते हैं। The next parameter, fourth parameter of intellectual property right is software license. It allows the use of digital material by following the license agreement. Ownership remains with the original copyright owners. Users are just granted license to use the material based on the agreement. सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है कि जिसने इसको बनाया उसके पास ओरिजिनल कॉपीराइट उसके पास होता है। लेकिन वी इफ कोई कंपनी उस सॉफ्टवेयर को सेल करना चाहती है तो डिजिटल मटेरियल को किसी तरह यूज़ करना चाहते हैं, उसका एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। उस लाइसेंस एग्रीमेंट को लिया जाता है और उसके बाद उसको लाइसेंस मिलता है और फिर वो डिजिटल मटेरियल को कहीं भी पोस्ट या पब्लिश कर सकता है। तीसरा इशू हमारे पास था इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी का जो पहला पैरामीटर है वो जॉब्स। क्या है? सम जॉब्स हैव बीन एबॉलिश्ड while some jobs have become similar as computers have taken over companies and businesses. Things can now be done in just one click, whereas before it takes multiple steps to perform a task. This change may be considered unethical as it limits the skills of the employee. They are also ethical concern on health and safety of employees. Getting sick from constant sitting, staring at counter screen and typing on the keyboard or clicking the mouse. क्या है ये कंसर्न? मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जिस तरीके से कंप्यूटर्स का यूज मार्केट में बढ़ता जा रहा है तो सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं इस एथिक्स के रिगार्डिंग कुछ बात चल रही है। और वो एथिक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम पहले एथिक्स की बात करें, सोसाइटी में सबसे मेन पैरामीटर होता है नौकरी, जॉब। जैसा कि आप जानते हो कि कंप्यूटर के आने से कई लोगों की नौकरी छीनी और कहीं ना कहीं लोगों की काबिलियत पे भी शक होने लगा, क्योंकि कंप्यूटर जो काम कर सकता है, जितनी जल्दी कर सकता है, जितनी एक्यूरेसी से कर सकता है, वो इंसान नहीं कर पाता। जिस काम को इंसान को करने में मल्टीपल स्टेप लगते हैं वो कंप्यूटर एक ही स्टेप में काम कर देता है। सो ये बहुत ही गलत है एक तरह से कि इंसान की एम्प्लॉय की काबिलियत पे शक करना या उसको लिमिटेड कर देना, दिस इज अनएथिकल। और दूसरी बात, अगर किसी तरह इंसान ने अपने आप को कंप्यूटर पे अडॉप्ट भी कर लिया तो ये भी अनएथिकल है उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज। कि पूरे दिन कंप्यूटर में बैठे रहना, सामने एक की जगह सिटिंग करते रहना, लगातार कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहना और टाइपिंग करते रहना और माउस को क्लिक करते रहना, दिस इज ऑल्सो अनएथिकल ऑन द पॉइंट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट कंसर्न हमारे पास इफेक्ट ऑफ सोसाइटी का वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। Environment has been affected by computer and internet since so much time spent using computers increases energy uses, which in turn increases the emission of greenhouse gases. There are ways where we can save energy, like limiting the computer time, turning off the computer or putting on sleep mode when not in use, buying energy efficient computer with Energy Star label can also help to save the environment. ये बात सही है कि आज देश में, इस भागती हुई देश में अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। Each and every country wanted to be complete digitalization,
बट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, बिकॉज जिस तरीके से आज एक दिन में इतने कंप्यूटर चलते हैं, इतने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इंटरनेट नहीं चलाता हो। हर किसी के फ़ोन में एक दिन का 1 GB का डाटा तो यूज़ होता ही होता है, और उसके बाद ही वो कहीं पड़ोस से अड़ोस से बोरो करने में लगा रहता है। जितना टाइम वो लोग एनर्जी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है इनको चलाने में, वो भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इन सब में जितनी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसका भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना बुरा हाल हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये, कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसा टाइम लिमिट बनाना पड़ेगा, या कंप्यूटर में जब काम ना करो स्लीप मोड में डालना पड़ेगा, या कुछ हमें ऐसे एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटर बनाने पड़ेंगे, बिकॉज काम तो करना पड़ेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट पैरा। थर्ड पैरामीटर ऑन दिस इज effects on society. That is जो पैरामीटर है वो है social impact. कंप्यूटर एंड इंटरनेट हेल्प पीपल स्टे इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। सभी जानते हैं कंप्यूटर के कारण आज हम लॉकडाउन में भी अपने फैमिली और दोस्तों से टचअप में हैं। सोशल मीडिया हैज़ बीन वेरी पॉपुलर नाउ डेज। सबको पता है बिना सोशल मीडिया के काम ही नहीं चलता। कंप्यूटर गेमिंग इन्फ्लुएंस सोसाइटी विद पॉजिटिव एंड नेगेटिवली। Positive impact are improved hand-eye coordination, stress relief, improved strategic thinking. आजकल जितने सारे गेम ऑनलाइन गेम होते जा रहे हैं, मिशन गेम्स होते जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में है। पॉजिटिव इम्पैक्ट मान सकते हो कि आपकी आंखों का, हाथों का कोऑर्डिनेशन इतनी जल्दी मिशन कैरी ऑन करते हैं। आराम से आपको काम, जब काम अच्छा लगता है करना किसी हॉबीज़ को, स्ट्रेस रिलीफ होते हो आप, आपकी थिंकिंग लेवल बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। गेम का एडिक्शन हो जाना, रियल वर्ल्ड से आप दूर हो जाते हो, आइसोलेटेड हो जाते हो, और यू आर एक्सपोजर टू द वायलेंस, वायलेंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हो। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हेल्प द गवर्नमेंट इन इम्प्रूविंग द सर्विसेज टू इट्स सिटीजन। ये बात भी सही है कि गवर्नमेंट अपने आम जनता को, नागरिक को अगर कोई फैसिलिटी डायरेक्टली दे सकता है तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू दे सकता है, नहीं तो दलाल सब कुछ खा जाते हैं। एडवांस्ड डाटाबेस कैन होल्ड ह्यूज डाटा बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। आज के टाइम में अगर नरेंद्र मोदी जी अगर किसी के अकाउंट में डायरेक्टली 500 रुपये यदि हर जनधन खाते वाले और लेडीज़ के अकाउंट में यदि ट्रांसफर कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एड्स बिजनेसेस बाय ऑटोमेटेड प्रोसेसेस, रिपोर्ट्स, एनालिसिस। तो ये कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट आ रहा है, एंड दैट सोशल इम्पैक्ट की हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दो होते हैं मिरर। My dear students, as in this video I covered lot of topics, so hope you will go through with all these topics, and after watching this video you are able to complete the assignment which I have given to you for your completely analysis of your side, ki whether you are able to do it or not. So basically assignment questions are this: what is computer ethics, and what are the 3 issues of computer ethics? Define the following terms: hacking, malware, copyright, plagiarism, cracking, and software license. Hope this, by this video you are able to clear your concepts. If there is any doubt, you can comment me at any time. Thank you.